जिंदगी का सफ़र बड़ा मुश्किल है साथियों, ये जानते हुए भी हमें इस सफ़र को तय करना होता है और इस पर आने वाली हर परिस्थितियों का, हर बाधाओं का हमें डटकर सामना करना होता है। ज़िंदगी की हर बातों को आप लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होता है जज्बातों को अल्फाजों में लिखना। जैसे थोड़े से पानी लिखना। जी हाँ साथियों, थोड़े से पानी लिखना बड़ी ही कठिन बात होगी, संभव नहीं है। और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी भी है। शायद आप इस चीज़ को अब तक समझ चुके होंगे। फिलहाल एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आपका स्वागत अभिनंदन कर रही है, आपसे रूबरू होने जा रही है एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। जी हाँ, जहाँ हम गुलाम वंश का ये तीसरा एपिसोड देखने वाले हैं। आइए आपको इतिहास की कुछ ऐसी मार्मिक कहानियों से आपको रूबरू आपका सामना कराते हैं, जिससे आपका दिल तो गदगद हो ही जाएगा, साथ ही साथ ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत कंटेंट होने वाला है साथियों। फिलहाल एक वो ज़माना था, एक वो दौर था जब हमारे भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में हुआ करता था। ऐसा नहीं कहता कि आज नहीं है। एक वो दौर था जब हमारा भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना। जी हाँ साथियों, तो उस समय मोहम्मद गोरी ने हमारे भारतीय इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। मोहम्मद गोरी ने जब भारत को लूटा, इसके बाद उसने अपने गुलाम बेटे, जिसे ऐबक कहते हैं, उसे भारत का यानी दिल्ली का सल्तनत दे दिया और उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। आप एपिसोड 1, एपिसोड 2 करके आप देख चुके हैं, जहां हमने आपको इल्तुतमिश से रूबरू कराया, जहां हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से रूबरू कराया, जहां आपने कुतुब मीनार देखा, 2.5 दिन का झोपड़ा देखा। इन तमाम चीज़ों से आप रूबरू हो चुके हैं। इतिहास के पन्ने अभी दबे हैं और अब ये पलटे जाएंगे। इल्तुतमिश जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, सन 1236 ईस्वी की बात है साथियों, यहीं से कहानी को जोड़िएगा। 1236 ईस्वी की बात है। इल्तुतमिश बूढ़ा हो चुका है, लेकिन राजा महाराजा है, खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं, धन संपदा से परिपूर्ण है, अतः लंबा जीवन यापन करने की क्षमता रखते हैं और करते भी हैं। हम जैसे लोगों की तरह जल्दी से पलायन नहीं कर जाते हैं। यानी इनके पास एक दीर्घकालीन वक्त होता है, एक दीर्घकालीन समीकरण इनके साथ होता है। बहुत कुछ सेवा करने वाले लोग होते हैं, आसपास ऐसा माहौल होता है कि जीवन जीने का ही मन करता है। हम लोग तो पता नहीं कितनी बार ये कल्पना कर चुके हैं, भगवान अब नहीं रहना है, कहाँ है आपका ठिकाना, जल्दी चल। वो जाने की इच्छा भले ना हो, लेकिन ये मुख से निकल ही जाता है। और ये लोग ऐसे रहेंगे, इनके मुख से ये सब बातें आई नहीं होंगी। तो 1236 ईस्वी में ऐसो आराम से जीवन यापन करने वाला भारतीय दिल्ली सल्तनत का राजा अब मौके पे ग्वालियर में है। और ग्वालियर में उसकी क्यों गया है? क्योंकि उसे भी कुछ अपने जो विद्रोही हुआ करते थे, कहीं कहीं राज्य में विद्रोह हुआ करता है, उन्हें दमन करना होता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए ग्वालियर पहुंचा है इल्तुतमिश। वहां अचानक इसके स्वास्थ्य में गिरावट आती है और जब यह ग्वालियर पहुंचता है, उसके ठीक पहले इसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन को, जिसकी माँ का नाम तुर्कान था, तुर्कान का इतिहास में बड़ा जिक्र हुआ है साथियों, अभी आप कहानी को समझिएगा। तो इल्तुतमिश की पत्नी थी तुर्कान, जो कि अंदर से थोड़ा सा कपट रखती थी और वो चाहती थी, क्योंकि इल्तुतमिश के कई पुत्र हुआ करते थे, वो चाहती थी कि मेरा ही पुत्र सिंहासन यानी गद्दी को संभाले। अच्छा, ठीक ठाक रहा। और इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को भी बहुत ही प्यार किया। इतिहास गवाह है, इतिहास ये प्रमाणित करके देता है हम लोगों को। इस वजह से तुर्कान के अंदर वो था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रजिया को राजा बना दे, सारी जिम्मेदारी इसको दे दे और हमारा बेटा घास छिले। अच्छा, ऐसा सोच करके तुर्कान के अंदर वो षड्यंत्र था और किसी तरह खूबसूरत थी ही, और किसी तरीके से उसने अपने षड्यंत्र में इल्तुतमिश को फंसाया भी। इल्तुतमिश मान भी जाता और कहता कि कोई बात नहीं, हम रजिया का उतना हस्तक्षेप नहीं करवाएंगे, आपकी बात सही है, महिला को आगे नहीं लाएंगे। क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि तुर्की शासकों ने महिला को पर्दा में ही रखा है, वो कभी सामने नहीं आई, वो एक केवल वस्तु मात्र थी। तो ऐसा मानकर के इल्तुतमिश भी कहता कि कहाँ रजिया लड़की है, भले उसके अंदर योग्यता है, लेकिन फिर भी वो एक लड़की है, उसको हम आगे कहाँ लाएंगे। अच्छा, तुर्कान की बात मानकर जब ये ग्वालियर जाता है, तो वो अपने पुत्र रुकनुद्दीन को उस समय दिल्ली की सल्तनत की बागडोर सौंप कर जाता है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक ये आपके अंडर है, यानी आपके देखरेख में संचालित किया जाएगा यहाँ का कार्यभार। चलो ठीक है। ग्वालियर में पहुँचते ही, यानी उस कुछ समय रहने के बाद विद्रोह को दबाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थिति में इल्तुतमिश बीमार पड़ता है साथियों। बीमार होने के बाद वो अपने पुत्रों के पास निवेदन भिजवाता है या आग्रह करता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृपया आइए और यहाँ का जो ये प्रभाव, इस दमन को दबाने का काम करिए। मैंने बहुत कुछ कर दिया है, अगर यहीं से छोड़ के लौटूंगा तो समस्याएं बिगड़ जाएंगी, यानी और बढ़ जाएंगी। लेकिन इनका कोई भी पुत्र तैयार होया नहीं होता है। जान दो क्यों? क्योंकि सबको डर था कि जो गया वो दिल्ली की सल्तनत से गया।
कोई दूसरा हावी हो जाएगा। जो गया, ऐसा तो था नहीं उस समय हवाई जहाज चलते रहे, फट से गए फट से आए, ऐसा तो होता नहीं था। दिल्ली कहाँ, ग्वालियर कहाँ, और उस समय इस तमाम प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, आपको घोड़े वगैरह से ही जाना है। तो लोगों को ये लगा कि भाई 2-4 महीने का सफ़र है, इतने में तो दिल्ली गायब हो जाएगी। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन बिटिया रजिया सुल्तान, देखना, अपने पिता के प्रेम में पहुंचती है ग्वालियर। ग्वालियर पहुंचती है और जो चिकित्सक इनका देखरेख कर रहा था, इल्तुतमिश का वैद्य था, देखरेख कर रहा था, उस वैद्य को पता था कुछ जादुई तंत्र मंत्र भी उसे आते थे। उसने कहा कि बिटिया, हमने बहुत सी दवाइयाँ कर डाली हैं, लेकिन आपके पिता पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। बिटिया कहती, फिर हमारे पिता कैसे ठीक होंगे, हमारे अब्बू कैसे ठीक होंगे। अब वो कहता है कि बेटा एक बहुत ही दुर्लभ कार्य है। बिटिया कहती, कोई भी दुर्लभ कार्य दुनिया में असंभव नहीं होता है, आप हमें बताइए तो सही। वो कहते हैं कि आदमखोर शेर का बाल लाना होगा। आदमखोर शेर का मतलब समझ रहे हैं, आदमी जो खाते हों, ऐसे शेर। तो उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जहाँ दंड देने का प्रावधान हुआ करता था, वहाँ ऐसे शेरों को रखा जाता था। लेकिन उनके पास हवा भी नहीं पटक सकती थी, क्योंकि वो आदमी को देखते ही खा लेते। अब उसका बाल लाना है, बड़ी दिक्कत आई। लेकिन रजिया मानी नहीं, रजिया चली जाती है और बड़ी बहादुरी से उस शेर का सामना करती है और उसका बाल भी ले आती है। परंतु इल्तुतमिश ठीक नहीं होता है, लेकिन बहादुरी से प्रभावित जरूर होता है और कहता है कि मेरी बिटिया, यानी मेरी यह बेटी कई बहादुर पुत्रों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। यानी हमारे कई बहादुर पुत्र हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हमारी ये बेटी है। अतः मेरे ना रहने पर इस बेटी को सुल्तान बनाया जाए। ऐसा कहने के बाद इल्तुतमिश दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो जो काजी थे, जो उस समय पद पर हुआ करते थे, जिनका कहना बहुत कुछ हुआ करता था, उन्होंने ग्वालियर में ही बदायूं में जन्मी इस बिटिया का राज्याभिषेक कर दिया, सुल्ताना घोषित कर दिया। तो पहली महिला सुल्तान, भारतीय इतिहास की पहली महिला सुल्तान आपके सामने है। तो पहली महिला सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान। क्योंकि इसके पहले आपने किसी महिला को शासन संभालते नहीं देखा होगा। हाँ, देखा होगा तो वो राजा के किसी हस्तक्षेप में रही होंगी। तो गुलाम वंश में आ जाइए, तो पहली महिला सुल्तान कौन है? तो गुलाम वंश की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान है साथियों। जिसे सुल्तान न कह के सुल्ताना कहिए, ठीक रहेगा। तो रजिया सुल्ताना बन चुकी हैं, घोषणा हो चुकी है। लेकिन इतना आसान नहीं है रजिया का शासन करना, क्योंकि पिता नहीं रहे हैं। अब आपका कोई क्या कहते हैं, प्रलोभन देने वाला है, आपके साथ रहने वाला बहुत कम लोग होंगे। पिता के साथ जो वफादारी से रहते थे वही आपके साथ हो गए। अच्छा, आते ही है दिल्ली। रजिया दिल्ली आ गई। रजिया जब दिल्ली पहुंचती है तो रुकनुद्दीन को ये बहुत बात बुरा लगता है कि ये बहुत गलत हुआ, मैं कुछ समय के लिए राजा और ऐसे ही हट नहीं सकता हूँ। लेकिन रजिया का सामना रुकनुद्दीन से होता है, अपने भाई से ही युद्ध होता है और रुकनुद्दीन वहाँ पराजित होता है। और कहा जाता है कि 1236 ईस्वी में रजिया गद्दी पे बैठ जाती है। 1236 ईस्वी में कहाँ बैठती है? सिंहासन पर। आप जिसे सिंहासन कह सकते हैं, सिंहासन यानी राजतिलक होता है। अब ये सुल्ताना बन चुकी है, यानी सुल्तान बन चुकी है। कहाँ की? दिल्ली सल्तनत की। रुकनुद्दीन के ठीक बाद रजिया गद्दी संभालेगी, परंतु इतना आसान नहीं है पूरे सामंजस्य को बिठा पाना, क्योंकि पहली बार वो महिला शासन के रूप में उभर के आई है, जिस महिला को अभी तक पर्दे में रखा जाता था। तुर्की शासनकर्ताओं ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। उनका मानना था कि महिला पर्दे के योग्य है, महिला एक वस्तु मात्र है। उस समय तमाम ऐसे हरम वगैरह हुआ करते थे, आपको सब पता है कि महिलाओं का कहीं कुछ भी स्थान नहीं था, वो एक वस्तु मात्र थी, बस ये मान के चलो, एक सामग्री जिनका उपयोग करना है किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से। तो कुछ इसी तरीके का उस समय माहौल रहा होगा। तो रजिया सुल्तान बन चुकी, तो तमाम ऐसे जो गुलाम 40 संगठन वाले जो बने हुए हैं, जिनके लिए एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने लाई थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये आत्मीयता ठेस पहुंच रही है कि अंदर से दुख रहा उनका मन कि एक लड़की अब शासन संभालेगी। और सोचने वाली बात है, लड़की पर्दा के बाहर आएगी। जी हाँ, क्योंकि रजिया जानते हो साथियों, जब रजिया सुल्तान बनती है तो इसे पता है ये चोगा पहनती है। चोगा का मतलब कुर्ता, और पुरुषों की तरह क्या पहनती है? कुलाही। कुलाही का मतलब टोपी। लीजिए, तो पुरुष वेशभूषा बनाती है लगभग, पर्दा नहीं होता, मुंह खुला होता है, और जहाँ भी कहीं युद्ध में आना है तो आगे आती है। तो ऐसा चलता है कुछ रजिया का जीवन। अंदर अंदर विद्रोह चलना शुरू हो गया। एक कुशल अगर नेतृत्व करता हैं आप, तो आपको विद्रोह को जरूर दबाना है। इल्तुतमिश से इतना तो रजिया ने सीखा ही था। रजिया के बाद पता चलती कि हमारे ही
संगठन में रहने वाले लोग हमसे विद्रोह करना चाह रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं। रजिया ने इस बात को अलग तरीके से लिया और अपना दिमाग लगाया। उसने कहा खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो जो मिल रहे थे ना, उन्हीं में फूट पैदा कर दिया इसने। आपस में वो लड़ गए और विद्रोह का दमन हो गया। तो रजिया की बहादुरी और काबिलियत की प्रशंसा हम किए जा रहे हैं और आपको पता है कि रजिया वाकई में ऐसी थी और रजिया ने जो काम बहुत ही चतुराई से किया है, लाजवाब लाजवाब। और फिर रजिया ने उनको दबा दिया, यानी जो इन पर अंकुश लगाना चाहते थे उनको रजिया ने अपनी चालाकी से दबा दिया। खैर चलो जो भी रहा, लेकिन अभी भी क्या ये कम है? नहीं। चलो ठीक है, ये परेशानियां ख़त्म हो गई। अब रजिया शासन सत्ता संभाल रही है, अच्छी अच्छी सड़कें बनवा रही है, कुएं खुदवा रही है, यानी अपनी जनता की सेवा के लिए बहुत ही प्यारा प्यारा सा काम कर रही है। इसी बीच रजिया का काम देखना, इसी बीच रजिया ने अपने एक गुलाम जिसका नाम था याकूत, इसको वहसी गुलाम भी कहते हैं, वहसी कहते हैं, वहसी गुलाम भी कहते हैं इसको, या हबसी भी कहते हैं इसको, हबसी गुलाम। और ये गुलाम बहुत ही काला था, इसलिए इसे काला गुलाम भी कहा जाता है। इस गुलाम को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे देती है। जिम्मेदारी क्या है? इसे कहती है आप आमीर ए आखूर के पद पर सुशोभित होंगे। और उस समय आमीर ए आखूर पद सर्वश्रेष्ठ पद हुआ करता था। अब देखना जरा, एक मामूली सा गुलाम जिसको रजिया ने कई बार उसका प्रमोशन किया, कई बार, तो लोगों को लगता रहा होगा कि रजिया इस पर इतनी ज़्यादा मेहरबान क्यों है। और एक समय ऐसा आता है कि इसको सर्वश्रेष्ठ पद दे देती है, जिससे 40 जो चहलगानी संगठन था, जिसमें 40 तुर्की संगठन था, अमीरों का संगठन था, श्रेष्ठ लोगों का संगठन था, उन लोगों के अंदर ये भावना बनती है और धीरे धीरे ये बात समझने में देर नहीं लगती कि रजिया याकूत से प्यार करती है। लीजिए एक प्रेम कहानी यहाँ भी, रजिया याकूत से प्यार करती है। खैर ये कितना सही था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सही होती नहीं है, लेकिन ज़माना उसको बहुत ही अलग तरीके से देखता है। हो सकता है रजिया और याकूत में कोई प्रेम कहानी ना रही हो, रजिया ने बस याकूत को थोड़ा सा तवज्जो दिया, इसे जहाँ जाती रजिया वहाँ जाता याकूत, यानी रजिया को भरोसा था याकूत पर। रजिया याकूत से बहुत कुछ पूछा करती थी, सलाह मशविरा किया करती थी। अतः जो चहलगानी संगठन है, 40 लोगों का जो संगठन, उन्हें लगा कि हमारा तवज्जो खत्म हो रहा है, हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अतएव ये लोग निराश हुए और इन लोगों ने ये बात पूरे समाज में फैलाना शुरू कर दिया कि रजिया तो बदचलन निकली, रजिया तो बदचलन निकली, रजिया का चाल चलन ठीक नहीं, रजिया याकूत से प्यार करती, ऐसा र्यूमर उड़ा दिया। और ये अफवाह यही नहीं रुकी, भटिंडा पहुंच गई। भटिंडा कहाँ? पंजाब के भटिंडा में। भटिंडा साथियों ले चलें अब आपको, देखिएगा पंजाब के भटिंडा ये पहुंची बात, और वहाँ का राज्यपाल था उस समय, राज्यपाल, देखिए कहानी यहीं से बदल जाएगी। राज्यपाल है अल्तुनिया। अल्तुनिया यहाँ भटिंडा का राज्यपाल है और अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। अब लीजिए मामला अब पेचीदा हो गया। जब ये बात अल्तुनिया को पता चलता है कि हम जिससे शादी करना चाहते हैं वो पहले ही किसी के गिरफ्त में आ चुकी है, अब दिक्कत होगी। दिक्कत इस कदर हुई, ये भी महसूस कर रहा कि समस्या बढ़ जाएगी अब। और अब ये अंदर अंदर विद्रोह करने की सोच लेता है कि रजिया को हटाना पड़ेगा, एक लड़की गद्दी नहीं संभालेगी, अब जब वो हमारी नहीं रही तब मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। और ये बात रजिया को पता चल जाती है। भाई कहीं ना कहीं तो सूचना आई रही कि हाँ भटिंडा वाला बाप का विद्रोह करना चाह रहा है। रजिया याकूत को बताती है, याकूत से सलाह मशविरा करने के बाद बहुत ही कम तैयारी के साथ, भटिंडा क्या है, एक दिल्ली सल्तनत की महारानी के लिए सोची होगी कुछ नहीं, कुचल देंगे ऐसे ही, वहाँ का विद्रोह को दबाना है, चले जाएंगे, दबा के चले आएंगे या समझा देंगे उसे। अच्छा ये कह करके ये दोनों कुछ सैनिक टुकड़ी के साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि 40 संगठन के लोग भी इसमें जा करके इस अल्तुनिया से मिल चुके हैं और रास्ते में ही पीछे से हमला कर दिया जाता है रजिया और याकूत और तमाम सैनिकों पे, जहाँ पर ये याकूत मारा जाता है और रजिया बंदी बना ली जाती है अल्तुनिया द्वारा। अल्तुनिया जब इसे बंदी बना के ले जाता तो रजिया उतने देर में बहुत कुछ सोच जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो हमें मार दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, कुछ और करें। रजिया ने पैतरा बदल दिया, कहा क्या आप हमसे शादी करना चाहते हैं, क्या आप हमसे शादी करेंगे। अल्तुनिया को लगा कि अरे हम तो पहले से प्यार करते हैं आपसे, अब तो वो भी नहीं रहा, अतः अब हम ये शादी के लिए राजी हो जाएं। इधर शादी की बात चली, इधर 40 संगठन के जो लोग समर्थन में आए थे
उनका मुंह काला हो गया। वो बेचारे सोचे अरे ये क्या हो गया, हम तो लड़ाए, सब कुछ हम किए और ये दोनों शादी करने निकल पड़े। अब लो शादी हो जाती इन दोनों की और ये इनके मुंह पे जान लीजिए तमाचा सा लगा, ये वापस चले आए। लेकिन वापस आते हैं इधर अल्तुनिया और इनकी शादी होती है, दिल्ली का दरबार खाली है और मौका पाकर के इन लोगों ने बहराम शाह को गद्दी दे दी। यानी बहराम शाह दिल्ली सल्तनत का राजा नियुक्त कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अब कौन है? बहराम शाह है। क्योंकि अब अल्तुनिया यानी इस भटिंडा के राज्यपाल अल्तुनिया से रजिया ने शादी कर ली और जब रजिया को ये बात पता चला कि बहराम शाह ने गद्दी हथिया ली है तो अल्तुनिया के साथ मिल करके इन पर हमला करती है, आक्रमण करती है। आक्रमण होता है लेकिन यहाँ अल्तुनिया भी मारा जाता है और किसी तरीके से रजिया भाग निकलती है। रजिया बड़ा ही चालाक है, देखो फिर भाग ली, रजिया भाग निकलती है। लेकिन जब रजिया भागती है तो 40 संगठन, ये जो बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन संगठन था ये, चहलगानी जिसे आप कहते हैं, इल्तुतमिश ने बनाया था। इसमें बड़े बुद्धिमान लोग रहा करते थे। उन्हें लगा कि ये भाग रही है और भेष बदल के भाग रही है, तो इन्होंने रूमर उड़ा दिया कि कुछ व्यापारी आए हैं और कुछ सामान लेकर भाग रहे हैं और ये बात उस समय के डाकुओं तक जरूर जाएगी क्योंकि चोर वही हैं। और डाकुओं ने भागती हुई रजिया पर आक्रमण कर दिया। अब देखो रजिया गुंडों में फंस गई और वाकई में अब रजिया डाकुओं में फंस गई। अब ये वहाँ से भाग नहीं पाती है और वो लोग रजिया को मार देते हैं। ये मामला कहाँ का है? हरियाणा के कैथल का। हरियाणा साथियों, हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहाँ पर रजिया को मार दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है इसकी कब्र यहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है इसकी कब्र दिल्ली में है और कुछ लोग दावा करते हैं इसकी कब्र राजस्थान में है। खैरहाल जो भी हो, बहरहाल जो भी रहा हो, मामला जो भी हुआ हो, आप ये मान के चलें कि इसका जवाब आपको कुछ इसी तरीके से देना है कि दिल्ली वाला ज़्यादा प्रमाणिक है कि माना जाता है कि इसकी कब्र दिल्ली में है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अब आपको पता चल गया कि रजिया के बाद आया कौन? बहराम शाह। और रजिया के पहले कौन था? रुकनुद्दीन। उसके पहले कौन था? तो इनके पिता इल्तुतमिश। रजिया का काम कैसा रहा और किस तरीके से रजिया ने अपने कार्यदायित्व का निर्वहन किया और रजिया की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हमारी मुलाकात अब आपसे नए एपिसोड में होगी। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।